24 अगस्त 1984 ये वो दिन था जब पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर एक प्लेन बिना परमिशन के मंडरा रहा था। जब वहाँ की अथॉरिटीज ने ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में देखा तो उन्होंने पाया कि ये तो एक इंडियन जहाज है जो कि बिना परमिट के पाकिस्तान की रियासत में घुस गया है। तो दरअसल ये प्लेन इस वक्त तक 7 खालिस्तानियों के द्वारा हाईजैक हो चुका था और इन्हीं के दबाव के चलते इस प्लेन का पायलट इस प्लेन को इंडिया से पाकिस्तान की बॉर्डर में बिना परमिशन के ले आया था, जहां पाकिस्तान की अथॉरिटीज इस प्लेन को लैंड होने की परमिशन नहीं देती है, जिसके चलते पायलट इस प्लेन को एयरपोर्ट के चारों ओर घुमाने लगता है। करीब 80 मिनटों तक आसमान में चक्कर लगाते लगाते 5 मिनटों तक और उड़ सके, बस उतना ही फ्यूल और बचा था। जब इस चीज को पायलट देखता है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि अगर ये प्लेन ऐसे ही आसमान में घूमता रहा तो इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और ये कहीं क्रैश कर जाएगा। जिसे सुन के पाकिस्तान की अथॉरिटीज फाइनली इस प्लेन को लैंडिंग की परमिशन दे देती है, जिसके बाद ये प्लेन लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड होता है, जहां इसको रिफ्यूल भी किया जाता है। कि तभी उस प्लेन में बैठे 2 ब्रिटिशर्स देखते हैं कि 7 में से एक हाईजैकर प्लेन के बाहर जाता है, जिसको पाकिस्तान के ऑफिशियल्स एक रैप्ड पेपर देते हैं, जिसको वो हाईजैकर जब खोलता है तो उसमें से एक रिवॉल्वर निकलती है, जिसको वो लेकर तुरंत कॉकपिट में जाता है और पायलट के हेड पर गन रख के उसको कहता है कि इस प्लेन को अमेरिका ले चलो। लेकिन आखिर ये हाईजैकर्स कौन थे? क्या इसके बाद इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स बच पाए? जानते हैं इन सभी बातों को आज की हमारी इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्पीडी विजन। इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट 421 दिल्ली के पलम एयरपोर्ट से, जिसको भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, वहां से ये उड़ान भरती है करीब 122 पैसेंजर्स के साथ, जहां ये चंडीगढ़ विया जम्मू के रूट से होकर जाती है। हालांकि जब ये चंडीगढ़ में रुकती है तो वहां 67 पैसेंजर उतर जाते हैं और नए 37 पैसेंजर चढ़ जाते हैं। इनमें से ही 7 सिख करीब सुबह 7:30 बजे उस प्लेन के कॉकपिट में एंटर होते हैं, जहां वीके मेहता जो कि इस प्लेन के कैप्टन थे, वो इस प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे। वो 7 हाईजैकर्स कृपाण और नीडल्स की मदद से कैप्टन को डराते हैं और प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। हाईजैकर्स पायलट को कहते हैं कि इस प्लेन को अमृतसर ले जाओ और गोल्डन टेम्पल के ऊपर 2 चक्कर लगाओ, जिसके बाद वो पायलट वैसा ही करता है जैसा उससे हाईजैकर कहते हैं। वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर 2 चक्कर लगाता है कि तभी वो हाईजैकर कहते हैं कि इस प्लेन को लाहौर पाकिस्तान में ले चलो, जहां पर उनको पाकिस्तान के द्वारा लैंडिंग की परमिशन नहीं दी जाती है और लाहौर एयरपोर्ट को भी ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि वो यहां पर लैंडिंग ना कर पाए। लेकिन 80 मिनटों तक लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाने के बाद लैंडिंग की परमिशन दी जाती है और करीब 9:50 पर ये प्लेन लाहौर पर लैंड करता है, जिसके बाद इंदिरा गांधी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक से बात करती है और उनको कहती है कि इस प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट के बाहर ना जाने दिया जाए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा था कि हाईजैकर्स के पास कोई खतरनाक हथियार जैसे रिवॉल्वर या बॉम्ब नहीं है, जिसके चलते उनको स्पेशल फोर्स के जरिए आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद भारतीय उच्च आयोग, जो कि उस समय इस्लामाबाद में था, वहां पर तैनात के.डी. शर्मा को इंडिया के द्वारा कहा जाता है कि आप तुरंत लाहौर पहुंचकर वहां की सिचुएशन को कंट्रोल में लीजिए। लेकिन इसी बीच हाईजैकर्स प्लेन को लाहौर में रिफ्यूल करवाते हैं और कुछ पैसेंजर्स को यहां पर रिहा कर देते हैं, जिसके बाद वो यूएसए तक जाने की डिमांड करते हैं। कि तभी उनका पायलट उनको कहता है कि इस प्लेन की रेंज वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक जाने की नहीं है, जिसकी वजह से इस प्लेन को यूएसए तक नहीं ले जाया जा सकता। उन हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर रिवॉल्वर निकाल लेता है और वीके मेहता के ऊपर तान देता है। कि तभी वीके मेहता सोच में पड़ जाता है कि आखिर अचानक से इनके पास ये रिवॉल्वर कहां से आ गई। तो इस प्लेन में बैठे 2 ब्रिटिशर्स मिस्टर एंड मिसेस डोमिनिक बार्केली बताते हैं कि उन्होंने देखा था कि इन हाईजैकर्स में से एक हाईजैकर प्लेन के बाहर गया था, जहां पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने उन हाईजैकर्स को एक पार्सल दिया और वो वही पार्सल था जिसमें से उस हाईजैकर ने रिवॉल्वर निकाली थी। अब वो रिवॉल्वर की नोक पे पायलट को फिर से डराते हैं
और इस प्लेन को टेक ऑफ करवा देते हैं। जैसे ही केडी शर्मा एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि ये प्लेन तो उड़ गया है। जिसके बाद ये प्लेन कराची पहुंचता है, जहां ये प्लेन कई घंटों तक रुकता है। फिर फाइनली हाईजैकर्स इस प्लेन को दुबई ले जाने को कहते हैं। दुबई के ऊपर पहुंचते ही मेहता वहाँ की अथॉरिटी से भी परमिशन मांगने लगता है, लेकिन दुबई इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, तो उसने परमिशन देने से मना कर दिया। और तो और दुबई एयरपोर्ट की लाइट्स को भी बंद कर दिया और वहाँ का रेडियो बीकन भी, जिससे उनको लैंडिंग लोकेशंस बताई जाती है। जिसके बाद मेहता उनसे अल्लाह के नाम पर लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं, क्योंकि अब इस प्लेन में और फ्यूल नहीं बचा था, जिससे ये बस कुछ मिनटों तक और आसमान में रह सकते थे। जिसके बाद मेहता दुबई की अथॉरिटीज को कहता है कि अगर इस बार आप हमें लैंडिंग की परमिशन नहीं देंगे तो हमें ना चाहते हुए भी इस प्लेन को पानी में लैंड करवाना पड़ेगा। उस समय इस प्लेन की एयर होस्टेस रीटा सिंह प्लेन में सबको अनाउंस करती है कि अब आप सब पानी में लैंड होने के लिए तैयार हो जाइए। जहां वो सबको ये बता रही थी कि जब ये प्लेन पानी में लैंड करेगा तो आप सबको तुरंत बाहर आ जाना है ताकि आप सबकी जान बच सके। ये एयर होस्टेस ऐसी सीरियस सिचुएशन में भी काफी शांत थी और सबको अच्छी तरीके से गाइड कर रही थी। यहाँ तक कि हाईजैकर्स भी इसकी बात मान रहे थे। इस प्लेन में बैठे सारे लोगों को बस यही लग रहा था कि इस एयर होस्टेस के लिए इमरजेंसी लैंडिंग रोज का ही काम हो। इसी बीच मेहता बार बार दुबई की अथॉरिटीज से प्लीज की गुहार लगा रहा था कि तभी सुबह के 4:50 पर दुबई एयरपोर्ट की लाइट ऑन होती है, जो कि एक सीधा सा इशारा था कि अब आप यहाँ पर लैंड कर सकते हो। जिसके बाद ये प्लेन दुबई एयरपोर्ट पर लैंड होता है और उनको थोड़ी सी चैन की सांस मिलती है। लेकिन ये आराम ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था, क्योंकि आने वाले करीब 14 घंटों तक यूएई की अथॉरिटीज और हाईजैकर्स के बीच नेगोशिएशन चलने वाली थी। लेकिन यहाँ पर ये तो कहना पड़ेगा कि उस समय लाहौर और कराची को छोड़ के दुबई यानी यूएई की गवर्नमेंट ने इंडिया की बहुत हेल्प करी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। इसके बाद भी दुबई की गवर्नमेंट एक और इंडियन प्लेन को यहाँ पर लैंड होने की परमिशन देती है, जो कि इसी प्लेन के पीछे भेजा गया था ताकि वो यहाँ के मामलों की जांच कर सके। और यूएई ने उनको परमिशन भी इसी वजह से दी थी ताकि निगोशिएशन के दौरान वो लोग उस वार्तालाप को मॉनिटरिंग कर पाए। जब ये सारी चीजें दुबई एयरपोर्ट पर हो रही थी तो यूरोप में बैठे प्रिंस ऑफ दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकरूम को इस कांड के बारे में पता चलता है, जिसको सुन के वो तुरंत अपने प्राइवेट एयरप्लेन में बैठ के पर्सनली इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहुंच जाते हैं। सुबह करीब 8 बजे नेगोशिएशन शुरू होती है जब राशिद कंट्रोल टावर में पहुंच जाते हैं। शुरू में सारी नेगोशिएशन उस टावर से सीधा प्लेन के रेडियो के जरिए एक डिस्टेंस से हो रही थी, लेकिन 10 बजे एक व्हाइट मर्सिडीज उस एयरक्राफ्ट के पास भेजी जाती है, जो कि अपने साथ एक हाईजैकर को बैठाकर कंट्रोल टावर में ले आती है। जिसके बाद नेगोशिएशन शुरू हो जाती है, लेकिन प्लेन में से एक हाईजैकर बाहर आता है और एयरपोर्ट पर राउंड लगाने लगता है कि तभी एक व्हाइट पिकअप एयरक्राफ्ट के पास खाना और पानी लेकर आती है, लेकिन वो हाईजैकर उसको वापस भेज देता है। अब यहाँ पर समय 12:35 हो चुका था, जहाँ पर 2 एम्बुलेंस भी एयरक्राफ्ट की ओर जाती दिखाई देती है, जहाँ एक हाईजैकर प्लेन से अपने साथ एक पेशेंट को लाता है के सुब्रमण्यम को, जिनको इस समय तक डायबिटिक की प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसके चलते उनको अर्जेंटली इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत थी। जहां उनको इंसुलिन दी जाती है और हाईजैकर उनको वापस प्लेन में ले जाता है। शायद इसके बाद उन हाईजैकर्स को भूख भी लगी थी, क्योंकि 1:45 पर वो हाईजैकर खाना और पानी लेने के लिए मान जाता है। अब कई घंटों से कंट्रोल टावर में नेगोशिएशन चल रही थी, जिसके चलते प्लेन में बैठे हाईजैकर सुब्रमण्यम को पकड़ के कॉकपिट में लेके आते हैं और रेडियो के जरिए वहाँ की अथॉरिटीज को बोलते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी डिमांड्स को पूरा करो, नहीं तो हम एक एक करके पैसेंजर्स को हर आधे घंटे में मारना शुरू कर देंगे। जिसके बाद करीब 4 बजे अथॉरिटीज 2 और हाईजैकर्स को कंट्रोल टावर में ले जाती है। जब एक एक करके हाईजैकर्स के मेंबर जा रहे थे तो प्लेन में बैठे बाकी के हाईजैकर घबरा गए और अथॉरिटीज को धमकी देने लगे कि अगर हमारे साथी 10 मिनट में वापस नहीं आए तो हम प्लेन को उड़ा देंगे। जिसे सुन के उनके साथी कंट्रोल टावर से वापस उनके पास आते हैं और उनको कुछ समझा के वापस नेगोशिएशन करने के लिए कंट्रोल टावर में चले जाते हैं। इन
हाईजैकर्स की मेन डिमांड थी कि इनको यूएसए जाना था और यूएई की अथॉरिटीज ने यूएसए को इस बात के बारे में बताया भी था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अगर यूएसए में आए तो हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन करीब 7 बजे सारे हाईजैकर्स प्लेन में आते हैं और उनके साथ 2 दुबई की नेशनल एयरलाइन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की पैसेंजर कोचेस भी आती है। इन गाड़ियों को देखते ही वहाँ पर र्यूमर्स फैलने लगते हैं कि अब उन पैसेंजर्स को रिलीज किया जाने वाला है और यही चीज वहाँ पर देखने को भी मिलती है, क्योंकि सारे पैसेंजर्स को इन कोचेस में बिठा करके वहाँ के लाउंज तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन उन हाईजैकर्स को एक एक करके व्हाइट वैन में बैठा करके एक अननाउन डेस्टिनेशन पर ले जाया जाता है। जब वो हाईजैकर वैन से उतरते हैं तो वो खुद को दुबई की कस्टडी में पाते हैं, जिसके बाद दुबई के पुलिस कोलोनेल दही खलफ तमीम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हाईजैकर्स ने सरेंडर कर दिया है और सारे पैसेंजर्स सेफ हैं और ये सारा इंडिया और यूएई का ड्रामा बंद हो गया है। सबको यहाँ पर बस 2 ही पहलू दिख रहे थे कि या तो उन हाईजैकर्स ने सचमुच सरेंडर कर दिया है या फिर दुबई की अथॉरिटीज ने उन हाईजैकर्स के साथ स्कैम कर दिया है। उन अथॉरिटीज ने ये भी बताया कि हम इनको इस्तांबुल भेजने तक को राजी हो गए थे, लेकिन फिर ये लंदन की डिमांड करने लगे। लेकिन इसके बाद उन हाईजैकर्स को यूएई के लॉ के अंडर पनिश किया जाता है क्योंकि उन्होंने एयर प्राइवेसी को इंटरप्ट किया है। इस इंसिडेंट ने इंडिया पर भी खूब असर डाला, क्योंकि इस इंसिडेंट के अलावा यहाँ पर 6 साल के अंदर अंदर इंडिया में 4 हाईजैक और देखने को मिले थे, जिसने इंडिया की फ्लाइट सिक्योरिटी पर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए कि आखिर ये हाईजैकर्स अपने साथ वेपन लेके प्लेन में कैसे जा रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, ये हाईजैकिंग इंडिया की हिस्ट्री की सबसे लंबी चलने वाली हाईजैकिंग बन गई, जो कि 41 घंटों तक चली। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।